हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अब तक आप समझ गए होंगे कि आज का जो चैप्टर है वो है ऊतक। तो चलिए फिर समझते हैं कि आखिर ऊतक क्या है। तो दरअसल अगर किसी भी हम सजीव की बात करें, है ना, चाहे वो पादप हो और चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी हो, इनका सबका जो बेसिक इकाई होती है इनके निर्माण की, वो क्या होती है? कोशिका। यानी दुनिया का हर एक जीव कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। यानी हम कोशिकाओं से अगर ये कह सकते हैं कि जीव बना है, तो हम जीव को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, मोटा मोटा ऐसे ही। और एक जीव ऐसा होगा जो एक कोशिकीय होगा, और एक जीव ऐसा है जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, तो उस जीव का नाम हम दे देंगे बहुकोशिकीय। चलिए, अच्छी बात है। तो जो एक कोशिकीय जीव होगा उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं ढेर सारी मात्रा में पाई जाएंगी। जैसे हम लोग अगर बात करें अपनी मनुष्यों की, तो हम एक बहुकोशिकीय जीव हैं, और हमारे शरीर में हम बहुकोशिकीय हैं, यानी विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक प्रकार की कोशिका नहीं, कई प्रकार की कोशिकाएं मौजूद हैं। जैसे हमारे हृदय की कोशिकाएं अलग प्रकार की होंगी, हमारे फेफड़े की कोशिकाएं अलग प्रकार की हैं, तो वहीं हमारी लीवर की कोशिकाएं अलग प्रकार की है। पादपों की अगर हम बात करें, वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर आप फल देखिए, तो फल के अंदर का जो मटेरियल है ना, उसमें कोशिकाएं अलग प्रकार की होती हैं। पत्तियों को देखिए, तनों को देखिए, अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और अगर वहीं पे उसका जो बाहरी हिस्सा होता है पादप का, जो पेड़ की छाल होती है, अगर आप उसे देखिए तो उसमें अलग प्रकार की कोशिका आपको दिखेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और हर प्रकार के कोशिकाओं का जो समूह होता है उनका अपना एक अलग कार्य होता है। यानी जैसे हमारे हृदय की जो सारी कोशिकाएं हैं वो सब एक ही प्रकार की हैं, और उनका कार्य क्या है? हृदय पंप कर रहा है और हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हो रहा है। तो उसका अपना एक अलग स्पेशल कार्य है, उसका अलग अपना एक स्पेशल गुण है। तो इन सारी कोशिकाओं का जो समूह है, जिनका आपस में संरचना, उत्पत्ति और कार्य एक समान है, इन्हीं कोशिकाओं के समूह को ही अपन लोग बोल देते हैं ऊतक, टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू बेसिकली कोशिकाओं का एक समूह है। तो हम यहाँ अगर लिखना चाहें कि आखिर ऊतक क्या है, तो ऊतक कुल मिला के कोशिका ही है, समझ लीजिए। कोशिका नहीं, कोशिकाओं का समूह है, जहाँ पर ढेर सारी कोशिकाएं इकट्ठा हो जाएं। पर ऐसा नहीं कि ढेर सारी खिचड़ी हो जाए कोशिकाएं। जितनी भी कोशिकाएं होंगी उन्हें हम ऊतक तब बोलेंगे जब उस कोशिकाओं के जो समूह है उनकी जो उत्पत्ति है वो एक ही टाइप से हुई हो, उनकी जो रचना है वो भी एक टाइप की हो, और उन सारे कोशिकाओं का जो कार्य हो वो सब का सब एक समान हो। तो इसी को ही हम बोलेंगे क्या? ऊतक। तो ऊतक क्या है? बेसिकली ऊतक कोशिकाओं का समूह है जो संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से एक समान होता है। तो अगर आपसे ऊतक की परिभाषा लिखना हो तो आप क्या बताएंगे? ऊतक क्या है? ऊतक कोशिकाओं का समूह है जिनकी उत्पत्ति, रचना व कार्य एक समान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऊतक। अब दरअसल हम ये जानेंगे, जैसे मान लीजिए किसी के शरीर में जो हृदय वाली कोशिकाओं का समूह है, हृदय वाली कोशिकाओं का समूह, इसे हम एक शब्द में कह सकते हैं ऊतक, है ना। या कहीं भी किसी भी एक निश्चित पार्ट का, जो बॉडी पार्ट है, वहां की कोशिकाओं का जो समूह है उसे हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऊतक। तो इन सारे समूहों का जो कार्य है वो अलग अलग कार्य है, और जब इन सभी का अलग अलग कार्य है तो अलग अलग कोशिकाएं हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का कार्य करती हैं। कोशिकाओं के समूह के इस गुण को ही हम बोलते हैं श्रम विभाजन। तो अगर कभी आपसे पूछे कि हमारे शरीर में श्रम विभाजन से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं के समूह, ऊतकों के कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। इसी को हम बोलेंगे श्रम विभाजन, यानी कार्य बांट लिया गया। आपके घर में कार्य बटा होगा, आपके घर वाले आपको कोई कार्य अलॉट किए होंगे, आपके भाई को दूसरा कार्य, आपकी बहन को दूसरा कार्य, आपकी मम्मी दूसरा कार्य, पिताजी दूसरा कार्य करते होंगे। सबका श्रम विभाजित है, सब अपने अपने मामले में सेट हैं। कोई उठेगा सुबह खाना बनाने लगेगा, कोई खेत में चला जाएगा, कोई कमाने चला जाएगा ना, सब अपना, कोई पैसा ला रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबका अपना एक निश्चित कार्य है, रोज का सबका अपना एक अलग दिनचर्या है। वैसे हमारी शरीर भी है, जहां पर हर एक अंग का, हर एक कोशिकाओं के समूह का अपना एक कार्य फिक्स है, और जिस दिन वही मामला गड़बड़ होता है उस दिन आदमी निकल लेता है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये हो गया कोशिकाओं की परिभाषा।
लेकिन दरअसल जो कोशिका शब्द है, कोशिका, सॉरी यार क्या हमें बोल दिया, सॉरी, कोशिका नहीं, ऊतक। तो जो ऊतक है, जो ये ऊतक शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी किताब में किया था, है ना। वो शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, उसी में लिखा था उन्होंने अपने बुक में। तो उनका नाम था बिसैट। अब अंग्रेजी शब्द है, हिंदी रूपांतरण आप समझ सकते हैं, आप बड़े तेज बच्चे हैं सब लोग, है ना। तो जो ये बिसैट साहब थे, इन्होंने अपनी किताब में ही सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किया था। तो ऊतक का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? वो कौन था? बिसैट साहब थे, है ना। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे समझते। दरअसल ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस में, मतलब टेक्सचर मतलब क्या होता है? जो संरचना होती है, रचना होती है ना, टेक्सचर टाइप की चीज, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया? टिश्यू। और टिश्यू का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? आपको पता होगा, ऊतक होता है। खैर जाने दीजिए। अब ऊतक के बारे में ज़्यादा डिटेल में अध्ययन, यानी ऊतक का जो जनक है, ऊतक विज्ञान का, हम जब ऊतकों के बारे में जान जाएंगे तो उसके पूरे कार्य के, गुणों के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अगर हम ऊतक का अध्ययन करेंगे तो अलग से हमें एक शाखा बनानी पड़ गई विज्ञान की। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जहां हम कुल मिला के ऊतकों के बारे में ही पढ़ेंगे, उसे हम बोलेंगे ऊतक विज्ञान, यानी हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है? जहां हम ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके जो जनक हैं, ऊतक विज्ञान का जो जनक है, जिसने ऊतकों की एक अलग शाखा ही निर्मित कर दी, इतने ज़्यादा ऊतक में गुण होंगे कि इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो गई, तो ऊतक को हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। और इसके जो जनक हैं वो हैं मार्सेलो मालपीघी। मार्सेलो मालपीघी या मार्शल मालपीघी, हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंड ऑन अस। मतलब कई बार हिंदी रूपांतर बताया ना, अंग्रेजी में कुछ और रहता है, हिंदी में कुछ और लिख देगा, तो आप जानते रहें बस। और ये सब क्वेश्चन एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है कि बताइए ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहेंगे, तो आप आराम से बता सकते हैं मार्सेलो मालपीघी। या अगर आपसे पूछ ले कि ऊतक शब्द की बात सबसे पहले किसने की थी, या ऊतक शब्द का जनक कौन है, ऊतक शब्द को किसने बताया, तो आप बता सकते हैं भाई साहब का नाम बड़ा खतरनाक है, बिसैट, जो आपको लगे, है ना। आपकी अंग्रेजी बड़ी तेज है। चलिए आगे समझते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि दुनिया में जो ऊतक हैं वो कहाँ कहाँ और किस प्रकार पाए जाएंगे। तो ऊतक दो जगह पाए जाएंगे। जब कोशिकाएं दो जगह पाई गई थी, एक जंतुओं में, एक पादपों में, तो कोशिकाओं का समूह भी, यानी ऊतक भी दो जगहों पे पाया जाएगा अलग अलग, कुछ पादपों में पाया जाएगा और कुछ जंतुओं में पाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पादप ऊतक। और जो पादप ऊतक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभाज्योतकीय ऊतक, अच्छे सुनिएगा, विभाज्योतकीय ऊतक। और जो दूसरा होता है उसे अपन लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक, परमानेंट ऊतक, है ना, परमानेंट टिश्यू। और जो विभाज्योतकीय ऊतक होता है ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक, टेंशन नहीं लेने का, हम अभी सब एक एक करके बताएंगे, एक एक के गुणों के बारे में लिखाएंगे अच्छे से, है ना। अगला है पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक और अगला होता है अंतर्वेशीय ऊतक। तो ऊतक हमारा दो प्रकार का, पहला कौन सा था? विभाज्योतकीय ऊतक, और जो दूसरा है वो कौन सा है? स्थायी ऊतक। विभाज्योतकीय ऊतक कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। और कौन कौन सा होता है? एक होता है शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक। देखो हिंदी कितना बेहतरीन होती है, नाम से ही लग रहा है शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक, यानी जो शीर्ष वाले हिस्से को विभाजित कर करके बढ़ाने का काम करता होगा कोशिकाओं का समूह, उसे ही अपन लोग बोलते होंगे शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक। देखो ना कितना आराम से आ जाएगा। तो इसके गुणों को तो इसे आराम समझ लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, एक एक चीज आ जाएगी। अगला है पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक। पार्श्व मतलब अगल बगल वाला, इसे हम बोलते हैं पार्श्व। तो इसका मतलब जो ये ऊतक होगा, आप समझ गए होंगे, ये पार्श्व वाले हिस्से को बढ़ाता होगा, तो ये हो जाएगा पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक। अभी देखेंगे यार, सब देखेंगे। इसके बाद अगला है अंतर्वेशी ऊतक। तो विभाज्योतकीय ऊतक तीन प्रकार का, कौन कौन सा? शीर्ष विभाज्योतकीय, पार्श्व विभाज्योतकीय और अंतर्वेशी। उसके बाद हमारे पास है स्थायी ऊतक, आपने बताया परमानेंट। ये भी दो प्रकार का, स्थायी वाला जो होता है, परमानेंट वाला, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल और एक होता है जटिल ऊतक। अब हम समझेंगे कि सरल ऊतक क्या होता है और जटिल ऊतक क्या होता है। कुछ लोग कहेंगे जो सरल सरल हो उसे सरल ऊतक बोलेंगे, जो कठिन कठिन टाइप का हो जाए उसे जटिल बोलेंगे। एकदम सही बात है, यहाँ सरल और जटिल लिखने का मतलब ही यही है ना। इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ बहुत जटिल होता है, इसीलिए से हम बोलेंगे जटिल ऊतक। और जटिल ऊतक में दो ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। समझेंगे, इनको पढ़ाएंगे तो देखेंगे जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। और इसी प्रकार जो सरल ऊतक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से? एक होता है मृदु ऊतक,
मृदु मतलब मुलायम टाइप का, है ना। अगला है स्थूल कोण ऊतक और अगला है दृढ़ ऊतक। दृढ़ मतलब कठोर टाइप का, स्थूल कोण का मतलब जहाँ पे शाखाएं जुड़ती हैं, जहाँ गांठ होती है, इस टाइप के ऊतक। पढ़ेंगे तो वहाँ एनालाइज करेंगे। अब 2 बार एक ही वीडियो में बताएंगे वही बात तो दिक्कत होगी। यहाँ पर बस हम लोगों ने क्या किया है, चीज़ों को विखंडित किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हिस्सा आपको परमानेंट समझ में आ गया होगा। अब आप इंतजार में होंगे, सर जंतु ऊतक को तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना मुन्ना, अभी ये बड़ा हिस्सा है, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे, अभी है ना। पहले हम लोग पादप ऊतक के बारे में अच्छे से आज कवर कर लेते हैं, फिर जंतु ऊतक को हम लोग एक अगले क्लास में निपटा लेंगे। तो ये बेसिक सी का बात थी, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसे, जिससे याद रहे। बताइएगा हमें, जो पादप ऊतक होते हैं, पादप ऊतक है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पादप ऊतक हैं ये 2 प्रकार के हैं, विभाज्योतकीय और एक क्या है, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के थे, सरल और जटिल ऊतक थे। सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और कौन है, दृढ़ ऊतक, है ना। और इसी प्रकार जो हमने बताया विभाज्योतकीय ऊतक हैं 3 प्रकार के हैं, शीर्ष, पार्श्व और साथ में कौन था, अंतर्वेशी ऊतक। इसे आप एक बार चार्ट फ्लो टाइप कैसे बनाइए, फिर हम सारी बातों को अलग से एक-एक करके समझते हैं। तो हमें ये समझना था कुल मिला के यहाँ पर कि जो ऊतक होता है ना पादपों में, वो हम लोगों ने समझ लिया था कि 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक ऊतक होता है विभाज्योतकीय ऊतक और अगला जो ऊतक होता है उसे आपने बताया स्थायी ऊतक। ऊतक बेसिकली क्या होता है, तो ये कोशिकाओं का समूह होता है। तो हम अगर समझना चाहें जो विभाज्योतकीय ऊतक होता है, इसमें जो कोशिकाएं होती हैं इनका आकार किस प्रकार होता है, क्या क्या बेसिकली गुण पाए जाते हैं, इसमें कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। तो जो इनका आकार होता है विभाज्योतकीय ऊतक का, कोई निश्चित आकार नहीं होता, पर जो स्थायी ऊतक होते हैं ना, इनका एक निश्चित आकार होता है, फिक्स आकार पाया जाता है। तो निश्चित आकार किसका होता है, एक स्थायी ऊतक का होता है। लेकिन जो हमारे पास विभाज्योतकीय ऊतक होते हैं, इनमें कोशिकाओं का जो आकार होगा वो निश्चित नहीं होगा। कई बार कोशिकाएं ऐसी होंगी जो अंडाकार आकृति में पाई जाएंगी, कई बार ऐसा होगा कोशिकाएं जो गोलाकार आकृति में पाई जाएंगी, या कई बार ऐसा होगा जब कोशिकाएं जो होंगी बहुकोष्ठीय आकार में पाई जाएंगी। तो यहाँ जो कोशिकाओं का आकार है वो फिक्स नहीं है, किसी भी आकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, और वहाँ पर जो ऊतक है वहाँ निश्चित आकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी स्थायी वाले में। अब यहाँ समझिएगा, विभाज्योतकीय ऊतक के कोशिकाओं में एक गुण और होता है। क्या होता है, क्योंकि कोशिका है और वो भी पादप है, तो आप समझ गए होंगे इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, है ना। तो जो इसकी कोशिका भित्ति होती है ना, इसकी जो कोशिका भित्ति होगी ये पतली होती है, कोशिका भित्ति इसकी पतली होती है। लेकिन इसमें जो कोशिका भित्ति होगी वो पतली भी हो सकती है, वो मोटी भी हो सकती है, बस ना रहा है, वो जीवित भी हो सकती है और मृत भी हो सकती है। इसका मतलब वो जीवित भी हो सकती है, मतलब सजीव कोशिका होगी, या वो मृत कोशिका भी हो सकती है ना। तो आप ये बात याद रखिएगा, इसकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, जीवित भी हो सकती है या मृत भी हो सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा पादप ऊतक है जो मृत हो सकता है, तो वो कौन सा होगा, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक हो सकते हैं, विभाज्योतकीय नहीं होगा, है ना। दरअसल ये आकार में विभाज्योतकीय ऊतक की तुलना में बड़े होते हैं। सही मायने में अगर आप समझें तो जो स्थायी ऊतक होते हैं ये विभाज्योतकीय ऊतक से ही बनते हैं। जो स्थायी ऊतक होते हैं वो धीरे 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 एक टाइम के अंतराल खत्म होते होते, नष्ट होते होते, परिवर्तित होते होते यही बन जाते हैं स्थायी ऊतक। तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा, स्थायी ऊतक, ठीक है ना। तो ऊतक के बारे में बेसिक गुण आपको समझ में आ गया। स्थायी ऊतक का जो गुण था वो भी हम समझ गए हैं और इसका भी समझ गए हैं, ठीक है ना। अब ये बड़े सघन होते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर रिक्तियां नहीं पाई जाती, खाली स्थान नहीं पाया जाता। तो ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें खाली स्थान, रिक्तियां नहीं पाई जाती या बहुत नगण्य मात्रा में पाई जाती हैं, तो वो कौन सा हो गया आपका, विभाज्योतकीय ऊतक। और विभाज्योतकीय ऊतक से ही स्थायी ऊतक का निर्माण होता है एक लंबे समय प्रोसेस के बाद, है ना। अब आगे समझते हैं, जो हमारे पास विभाज्योतकीय ऊतक है इसमें सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपने बताया था शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक। चलिए इनके बारे में भी अध्ययन कर लिया जाए। तो जैसा कि आपने पहले ही बता दिया था कि जो ये हिस्सा होता है शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक वाला, ये किस चीज में पौधे में विकास करेगा, तो ये पौधों की जड़ों, है ना, पौधों की जड़ों में
पाया जाएगा ये ऊतक, और साथ साथ पौधे के शीर्ष वाले भाग में ये पाया जाता है। तो ये ऊतक दो भागों में पाया जाता है, जड़ों व शीर्ष भाग में पाया जाता है, और उसी में ये वृद्धि करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक क्या करता है, तो शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक किसी भी पौधे में सबसे ज्यादा उसके जड़ वाले हिस्से में और उसके शीर्ष वाले हिस्से में सक्रिय होता है, जिससे कि उसकी जड़ें नीचे तक जाएंगी और जो शीर्ष होगा वो ऊपर जाएगा, तो उसमें वृद्धि करेगा, है ना, पौधे में वृद्धि करेगा। तो उसकी लंबाई को बढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है पौधे का, तो वो है शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक। चलिए इसका एक मजेदार एग्जांपल समझते हैं। एक वृक्ष होता है जिसका नाम है यूकेलिप्टस, आपने खूब सुना होगा यूकेलिप्टस। क्या है भाई ये वृक्ष, कैसा वृक्ष है? आपको पता होगा कि ये यूकेलिप्टस है, ये हमारे यहाँ का वृक्ष नहीं है, हमारे यहाँ का मतलब हमारे गांव का वृक्ष नहीं, यानी ये हमारा देसी पौधा नहीं है, ये हमारे बगल जैसे नीम पाई जाती है ना, उस टाइप का पौधा नहीं है, ये हमारा पौधा नहीं है, कहीं और से आया हुआ पौधा है। तो इसीलिए हम लोग इस वृक्ष को क्या बोलेंगे, आतंकवादी वृक्ष। अब ऐसा भी नहीं होता कि सारे वृक्ष को हम आतंकवादी वृक्ष कह देते हैं। तो यूकेलिप्टस जो होता है ये आतंकवादी है भाई, आतंकवादी वृक्ष है। काहे लिए इसे हम आतंकवादी वृक्ष कहेंगे? आतंकवादी लोग अगल बगल वालों को मार डालते हैं, इसीलिए जो ये है यूकेलिप्टस साहब, ये भी अगल बगल वालों को सफाया कर देते हैं। तो ये एक ऐसी प्रजाति का पौधा है जो अपने इर्द गिर्द के सारे पौधों को नष्ट कर दे, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं आतंकवादी वृक्ष। और उसी वृक्ष में हमारे यूकेलिप्टस साहब आते हैं। इनमें क्या गुण है जानते हैं? यूकेलिप्टस में जो शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ऊपर वाला शीर्ष वाला भाग है अब वहाँ ज़्यादा सक्रिय है ये, तो उसकी लंबाई तेजी से बढ़ेगी। तो यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा, है ना। अब जब ये तेजी से बढ़ता चला जाएगा तो इसकी लंबाई काफ़ी ऊंचा हो जाएगा यूकेलिप्टस का पेड़। लेकिन इसमें खतरनाक बात क्या है पता है? हमने बताया ना शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक जड़ में भी पाया जाता है। तो ये आतंकवादी कैसे बन गया हम ये समझेंगे। और जब जड़ में पाया जाएगा तो इसकी जड़ें कहाँ भागेंगी? ऊपर। पेड़ की जड़ें नीचे जाती हैं, तो यूकेलिप्टस की जड़ें धड़ाते हुए कहाँ चली गई? नीचे। अब जितना पौधा ऊपर जा रहा है उसकी जड़ उतनी कहाँ चली जा रही है? नीचे। अब देखो ये कांड क्या करेगा। अब जैसे अगर मान लो अगल बगल यहाँ पर कोई छोटे मोटे पौधे हैं, ये कौन सा पौधा है भाई? जो भी पौधा रहा होगा ऐसे कुछ है, बगल में हम लाए यहाँ पर एक यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिए, और जो यूकेलिप्टस साहब हैं उसमें शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक इतना एक्टिव होता है कि तेजी से लंबाई उसकी बढ़ गई, और ये पौधे की जड़ है, ये यहीं से पानी वानी ग्रहण करते थे ये लोग भाई लोग। लेकिन जो यूकेलिप्टस है जितना इसकी जड़ पेड़ ऊपर गया उतनी ही जड़ चली गई नीचे, और ये यहाँ से पानी लेने लगा। तो अब एक बात आप समझ चुके होंगे कि इस पौधे को अगर जीवित रहना है तो जल तो चाहिए ना, और जल नीचे जमीन से पौधे तक ऊपर जाएगा, तो जा से जल और जा से जड़, तो इसका मतलब जल ले जाने का काम जड़ से हो रहा है। ऐसा नहीं है। और ले कौन जाएगा? जाइलम। तो पौधे में जल ऊपर ले जाने की प्रक्रिया जाइलम के द्वारा होती है, भी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन ऐसे ही मौका मिला तो बता दे रहे हैं कि जा से जड़ और जा से जाइलम, है ना। तो जाइलम क्या करता है? जड़ में पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, और नीचे वाला आइटम कहाँ पहुँचाएगा? ऊपर। तो जाइलम क्या करता है? खनिज, लवण, जल, ये सब नीचे से पौधे के शीर्ष वाले हिस्से में पहुँचाता है। लेकिन इसमें जब जड़ें नीचे चली गई तो ये क्या करेगा? पानी सब यहाँ से अवशोषित कर लेगा अपने पास, और इस वाले पौधों को पानी नहीं मिल पाएगा, और जल ही जीवन है। तो पानी के अभाव में ये सारे के सारे वृक्ष, वनस्पतियाँ अगल बगल की सूख जाएंगी, और ये आराम से धधराते हुए चला जाएगा आगे। तो इसीलिए इस वृक्ष को हमने नाम क्या दे दिया? आतंकवादी वृक्ष। क्यों? क्योंकि इसमें शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक ज़्यादा सक्रिय होता है, इसकी वजह से इसमें ये कहानी हो गई। ये हो गया यूकेलिप्टस की कहानी। इसी प्रकार अगर हम समझे तो शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक के बाद आपने लिखा था पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक। तो पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक का काम क्या होता है? पौधों का जो बगल वाला हिस्सा है, साइड वाला जो हिस्सा होता है, पौधे के तने वाले जो भाग होते हैं, ये उनमें पाया जाता है ना। तो पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक कहाँ पाया जाएगा? ये पाया जाएगा पौधों के तने वाले भाग में, तने वाले भाग में। और जब तने में पाया गया और पार्श्व में ज़्यादा सक्रिय होगा, इसका मतलब ये पौधे के तने वाले भाग में पाया जाएगा, तो ये पौधे की
मोटाई को बढ़ाता है, पौधे के मोटाई को बढ़ाता है। भाई ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, मोटाई बड़ी डेंजर चीज़ है, बच के रहिएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक कहाँ पाया गया? तनों में पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है? पौधे की मोटाई को बढ़ाना। ये कहाँ पाया जाएगा? जड़ और शीर्ष वाले भाग में। इसका काम होता है पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। इसी प्रकार अगला आपने बताया हमें अंतर्वेशीय ऊतक। पहली बात तो आपको ये पता होगा कि ये क्लास कैसी है, तो ये बायोलॉजी की एक समाहित क्लास है, जिसमें अगर 9th 10th के जो बच्चे होंगे उनका भी कुछ उद्धार हो सकता है इन चीज़ों से, पर बेसिकली उनके पेपर के पर्पज से ये उनको फ़ायदा नहीं करेगा, पर जानकारी उन्हें मिल जाएगी, उन्हें नोट्स अच्छे से बनाने में आसानी होगी, चीज़ें समझ में आएंगी। पर ये बेसिकली क्लास 1 डे एग्जाम या दुनिया क्या ऐसा कोई भी एग्जाम जहाँ बायोलॉजी आती है। अब देखना PMT की बात मत करना, या CPMT जो है उसकी बात नहीं, डॉक्टर वाली बात नहीं कर रहे हैं। बेसिक एग्जाम SSC का हो गया या बाकी जो हो गया स्टोनोज कलर जो भी होता होगा, उन सब के पेपर में जितनी भी बायोलॉजी आती है हम सब उसे कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो ये उनके लिए है, और अगर उस टाइप का बच्चा इसे पढ़ रहा है तो उसे नोट्स बनाना पक्का आता होगा। इसका मतलब इस टॉपिक को कैसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है ये आपको पता होगा। अच्छे से फ्लो चार्ट के माध्यम से चीज़ें लिखते जाएंगे, और कॉपी में अपना एक हिस्सा अगल बगल नीचे कहीं पे छोड़ते जाएंगे, जिससे फ्यूचर में अगर कहीं से कोई नई जानकारी आपको मिलती है तो उसी जगह पे जहां आप छोड़े हैं वहीं पे उसे नोट कर लेंगे आराम से, है ना। और ऐसे लिखते जाएंगे, जहां आपको ना समझ में आए चीज़ें वहां अपने से एक्सप्लेन करके लिख लेंगे। और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बस उसे डिक्टेट नहीं करवाता बस, इसलिए अब आगे समझते हैं। अंतर्वेशी ऊतक कहाँ था? ये पौधे के गांठ वाले भाग में, गांठ यानी जोड़ वाले भाग में, जहां तने जुड़े होते हैं ना, गांठ वाले भाग में ये पाया जाता है अंतर्वेशी ऊतक। जहां पे ढेर सारी ऐसे शाखाएं निकली होती हैं पौधों में, वहीं पाया जाएगा। और जब ये वहां पाया जाएगा तो जिस जगह पे अंतर्वेशी ऊतक पाया जाएगा, यानी ये पौधों की शाखाओं में वृद्धि करेगा। तो इसका काम है पौधे की शाखाओं में वृद्धि करना। तो इसका कुछ कुछ बेसिक फंडा आपके समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास जो ऊतक है 3 प्रकार के, कौन कौन से? शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक, पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक और अंतर्वेशी ऊतक। तो ऐसा कौन सा ऊतक है जो पौधे की शाखाओं में वृद्धि करता है? तो अंतर्वेशी ऊतक है। और ऐसा कौन सा ऊतक है जो लंबाई बढ़ाता है? तो शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक है। ऐसा कौन सा ऊतक है जो मोटाई बढ़ाता है? तो वो कौन सा ऊतक है? पार्श्व विभाज्योतकीय ऊतक। तो जो कोई लंबा आदमी है, आदमी, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाएगा बताओ? शीर्ष विभाज्योतकीय, पार्श्व विभाज्योतकीय या अंतर्वेशी ऊतक? बताओ कौन सा? या कोई मोटा है तो कौन सा पाया जाएगा बताओ? दिमाग खराब मत करना, इसमें से कोई नहीं पाया जाएगा। ये एक पादप ऊतक है, और तुम पादप नहीं हो, तुम इंसान हो, भूल गए क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सब पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, इंसानों में नहीं पाए जाएंगे। नहीं सोचो कि सर कोई लंबा है और लग रहा है उसका शीर्ष विभाज्योतकीय ज़्यादा काम कर रहा है, कोई मोटा गया है, ना ना ना, ये सब पौधों के लिए कहानी है। तो अच्छा एक बात बताइए, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक मुलायम साग सब्जी वाला पौधा है, जिसे हम लोग कहते हैं सर्ब्स, हर्ब्स, ऐसे ऐसे दुनिया भर का नाम होता है अंग्रेजी में, छोड़ो भी ना यार, मुलायम पेड़ पौधा है बस, है ना, जिसकी पत्तियां मुलायम होती हैं, इस टाइप का मुलायम तनों वाला पौधा अगर कोई है, मुलायम तने, तो बताइए उसमें कौन सा ऊतक ज़्यादा सक्रिय होता होगा जिसकी वजह से वो मुलायम होता है? तो जितने भी मुलायम तने वाले पौधे होते हैं, जिन्हें हम साग कहते हैं, साग, साग सब्जी टाइप वाला ना, है ना, साग, तो जितने भी साग होते हैं उनमें जो ऊतक होता है शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक, वो ज़्यादा सक्रिय होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, साग में क्या क्या पाया जाता है, इधर लिख देते हैं। आप लिखिएंगे, ये सब आप लिखेंगे। आप जो साग होता है इसमें शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक अधिक सक्रिय होता है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो साग में ज़्यादा सक्रिय कौन होता है? शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक। और साग किसे कहते हैं? तो साग किसे कहते हैं? जो मुलायम तने वाले पौधे होते हैं, मुलायम, मुलायम, देखना ये मुलायम यादव वाला मुलायम नहीं है, मुलायम तने वाला, नर्म तने वाला। यार लो, मुलायम गुस्सा आ जाएंगे तो हो गया फिर, तो इसलिए हम लिख देते हैं नर्म तने वाले। अच्छे आदमी हैं वो सभी अच्छे हैं दुनिया में। तो नर्म तने वाले जो पौधे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? साग, है ना। और इनमें शीर्ष विभाज्योतकीय ऊतक अधिक सक्रिय होता है। इसी प्रकार दुनिया में कुछ पाई जाती हैं झाड़। झाड़ का मतलब होता है, समझ रहे हो ना,
झाड़ आप समझ रहे हो, 11 भाई, अब झाड़ नहीं समझते तो क्या समझते हो, है ना। तो जो झाड़ होता है, झाड़ जो होता है उसमें पार्श्व विभाज्य द्योतकीय ऊतक कुछ ज़्यादा ही सक्रिय होता है। ना, उसमें पार्श्व विभाज्य द्योतकीय ऊतक नहीं सक्रिय होता, उसमें शाखाएं ज़्यादा होती है। कभी झाड़ी देखा है? झाड़ी इसीलिए झाड़ी है, उसमें ढेर सारी शाखाएं निकली होती हैं, एक डंठल उधर, एक डंठल उधर, एक डंठल उधर, उसी चारों तरफ से गुफा टाइप का बन गया है ना, तो उसे हम बोलेंगे झाड़। वैसे झाड़ जो सिटी में उसे देखने को तो ना मिलता होगा, गांव के लोग तो झाड़ खूब देखे होंगे। अब चलिए इधर देखते हैं, अब झाड़ देखने नहीं जाना है, पहले समझना है झाड़ क्या है। तो झाड़ आप समझ गए ना, जैसे क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो जो झाड़ होता है इसमें शाखाएं ज़्यादा होती हैं, तो शाखाओं बढ़ाने का ठेका कौन ले रखा है? अंतर्वेशीय ऊतक। तो इसका मतलब जो झाड़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसमें अंतर्वेशी ऊतक अधिक सक्रिय होता है, जिसकी वजह से उसमें ढेर सारी शाखाएं निकल आती हैं। ठीक, तो झाड़ों में कौन सा ऊतक ज्यादा पाया जाता है बच्चा लोग? अंतर्वेशीय ऊतक। और साग में कौन सा ऊतक ज्यादा पाया जाता है सक्रिय? तो उसे हम क्या बताए हैं आपको? क्या शब्द? शीर्ष विभाज्य द्योतकीय ऊतक। सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं कॉपी में अच्छे से, स्टार बना बना के। अब अगला जो ऊतक, अगला क्या होता है? अगला होता है वृक्ष। अच्छा, याद रखिएगा, जो झाड़ होती है ना, झाड़, इसके जो तने होते हैं ना, जिसमें अंतर्वेशी ऊतक ज़्यादा सक्रिय होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें लकड़ी तो पाई जाती है, पर वो लकड़ी इमारती नहीं होती, मतलब इसमें लकड़ी नहीं पाई जाती। तो ऐसा बताओ, अगर आपसे कोई पूछे झाड़ किसे कहते हैं, तो झाड़ वह है जिसमें लकड़ी ना मिले, यानी जिसमें मजबूत लकड़ी ना मिले, जिसमें इमारती लकड़ी ना मिले। इमारती लकड़ी मतलब समझते हो, जिसका इस्तेमाल इमारत बनाने में कर सकें। हम समझ रहे हैं, आप टेंशन में होंगे कि आप अपने अगल बगल कहीं लकड़ी वाली इमारत तो देखे ही नहीं होंगे ना। अमेरिका में जाना है ना, यूरोप वाली कंट्री में जाना, वहाँ लकड़ी घर खूब बनाते हैं वो लोग, है ना। उनका मामला ही अलग होता है। खैर जाने दो, अपना घर बनाए, हम अपना घर बनाएंगे। हम लोग तो घर बनाते हैं 2-4 हज़ार साल के लिए, है ना, इतना मजबूत बना देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो जो वृक्ष है, वृक्ष में पाई जाती है इमारती लकड़ी। तो कोई आपसे पूछे वृक्ष किसे कहते हैं, तो जिसमें इमारती लकड़ी पाई जाए उसे बोलते हैं वृक्ष, मजबूत लकड़ी। और इसमें जो होता है वो कौन सा ऊतक ज़्यादा सक्रिय होता है? तो मोटा कर देता है ना। देखो पौधे मोटे मोटे होंगे तभी तो इमारत बनाने में काम आएंगे। तो मोटाई का ठेका कौन लेके रखा था बताइए? कौन सा ऊतक होता है? पार्श्व ऊतक, है ना। तो पार्श्व विभाज्य द्योतकीय ऊतक। तो वृक्षों में कौन सा ऊतक ज्यादा सक्रिय होता है? तो वो होता है पार्श्व विभाज्य द्योतकीय ऊतक। और इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि कठोर तने वाले, जो लकड़ी रहित वाले झाड़ होती हैं, उनमें कौन ज्यादा सक्रिय होता है? तो वो होता है अंतर्वेशी ऊतक। और इसी प्रकार इसमें ज्यादा सक्रिय कौन है? तो शीर्ष विभाज्य द्योतकीय ऊतक। आप लिखेंगे कैसे, समझ गए? शाक मतलब मुलायम तने वाले पौधों को हम बोलेंगे शाक, कठोर तने वाले को हम क्या बोला करते हैं? झाड़। लेकिन कठोर तने तो होते हैं लेकिन उसमें लकड़ी नहीं पाई जाती, तो उसे हम बोलेंगे झाड़। और कठोर तने हो लेकिन लकड़ी साथ साथ पाई जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? वृक्ष। जिसमें इमारती लकड़ी मिले उसे हम बोलेंगे वृक्ष। और इसमें क्या सक्रिय है? पार्श्व विभाज्य द्योतकीय ऊतक। इसमें कौन सक्रिय है? अंतर्वेशी, झाड़ है, खूब शाखाएं होंगी, ये मुलायम है, तो इसमें पाया जाएगा क्या? शीर्ष विभाज्य द्योतकीय ऊतक। तो हम समझते हैं ऊतक से संबंधित इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं पौधों में कौन सा ऊतक ज्यादा सक्रिय होता है। धड़ाक से आप बताएंगे कौन सा ऊतक बच्चा लोग? पौधा मोटा मोटा होता है ना, तो कौन सा ऊतक आप बताएंगे? अंतर्वेशी ना? अरे ना, अंतर्वेशी नहीं, पार्श्व विभाज्य द्योतकीय ऊतक। और झाड़ में कौन सा होता है? तो आप जानते होंगे अंतर्वेशी, क्योंकि झाड़ में खूब शाखाएं होती हैं। झाड़ किसे कहते हैं बताओ? जो कठोर तने जिसमें पाए जाए झाड़। झाड़ मजबूत होती है झाड़, लेकिन याद रखना उससे लकड़ी नहीं निकलती। झाड़ गए काट के लाए और मकान बना दिए उससे, तो उसमें लकड़ी नहीं पाई जाएगी। कठोर तने वाली लकड़ी रहित जो होगा उसे हम बोलेंगे झाड़। चलिए ठीक है, तो ये बेसिक है, इसे आप पॉइंट बना के अच्छे से बनाएं। हम जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो आगे चलें। तो हमें ये समझना था कुल मिला के कि जो ऊतक थे हम लोगों ने समझ लिया था, है ना। विभाज्य द्योतकीय ऊतक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। फिर उसके बाद अगर हम लोग समझें तो हमारे पास सरल ऊतक है एक प्रकार, और एक है स्थूल कोण ऊतक। चलिए समझ लेते हैं कि इसका मामला क्या क्या है। ठीक, तो इसमें जो स्थायी ऊतक था उसके 2 प्रकार थे, एक सरल ऊतक और एक स्थूल कोण ऊतक।
तो जो ओहो क्या क्या लिखवा दिए हैं हम लोग, एक सरल ऊतक और एक होगा जटिल ऊतक, है ना। थोड़ा ये गड़बड़ लिख उठा था, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। तो एक हो गया सरल ऊतक और एक हो गया जटिल ऊतक। और सरल ऊतक जो होता है ये 3 प्रकार का था, तो मृदु ऊतक, स्थूलकूड़ ऊतक और क्या था, एक दृढ़ ऊतक। तो जो मृदु ऊतक होता है ये पौधे के किस हिस्से में पाया जाएगा, तो आप समझ रहे होंगे मृदु मतलब ही होता है जो मुलायम वाला भाग होता होगा वहां पाया जाता होगा। जैसे कि कहां पाया जाएगा, ये पत्तियों में पाया जाएगा, है ना, ये फलों के अंदर पाया जाएगा। तो पत्तियों में, फलों के अंदर जो मुलायम हिस्सा होगा, जो नर्म हिस्सा होगा, है ना, वहीं पाया जाता है मृदु ऊतक। तो इसमें कुछ बात ऐसे समझ लीजिए, कई बार मृदु ऊतक के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कमल, तो कमल के मृदु ऊतक के अंदर कुछ वायु गुहिका पाई जाती है और उसी वायु गुहिका की वजह से जो कमल होता है वो तैरता है ना। ये फूलों में पाया जाता है, फलों में तो लिख ही चुके हो, तो फूलों में तो पाया ही जाएगा, है ना। तो फूलों में, पत्तियों में, फलों के अंदर कौन पाया जाता है, मृदु ऊतक। और कमल जैसे या पानी में तैरने वाले जितने भी पौधे होंगे उन सब में क्या स्थिति होती है, उनके मृदु ऊतक के अंदर वायु गुहिका पाई जाती है जिसकी वजह से वो पानी में तैरते रहते हैं। इसी प्रकार जो अगला ऊतक होता है स्थूल कोण ऊतक। जो स्थूल कोण ऊतक होता है ये मृदु ऊतक से ही बना होता है, ये मृदु ऊतक से बनता है। तो मृदु ऊतक से ही क्या बन जाता है, स्थूल कोण ऊतक। ये थोड़ा कठोर होता है, ये क्या करता है, ये पौधों को थोड़ा हल्का फुल्का मजबूती देगा। जैसे कि एग्जांपल में ये मजबूती, ज़्यादा मजबूती ये देता है, ये कुल मिला के कठोरता प्रदान करता है। कौन सा, स्थूल कोण ऊतक। मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ देर पहले मैंने शायद झटके में ये बोल दिया था कि ये स्थूल कोण ऊतक शाखाएं निकालता है, तो उसके लिए सॉरी, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, देखेंगे समझ में आ जाएगा, जैसा भी होगा आप समझ लीजिएगा। तो स्थूल कोण ऊतक जो होता है वो मृदु ऊतक से बना होता है। ये पौधों में क्या करेगा, आप समझ रहे हैं ना, हल्का फुल्का कठोरता प्रदान करता है। चलिए अब समझते हैं, जैसे ये पाया कहाँ जाता है, तो जो पत्तियों का डंठल होता है ना, डंठल, डंठल में इन सब जगहों पे कौन पाया जाता है, स्थूल कोण ऊतक। और अगला है दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक क्या करेगा, पौधों को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना, एकदम मजबूत बनाने का काम कौन करेगा, तो वो करता है दृढ़ ऊतक। जैसे कि एग्जाम्पल में ये इसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, तो पौधे के जितने भी भाग रेशेदार होते हैं दृढ़ता प्रदान वो करते हैं और उन्हीं में पाया जाएगा दृढ़ ऊतक। तो जो पौधे का रेशेदार भाग होता है वो किससे बना होता है, वो दृढ़ ऊतक से बना होता है। और अगर वहीं हम बताएं कि पौधों में थोड़ा कठोरता लाना है, डंठल जैसे जो हिस्से होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं स्थूल कोण ऊतक के। और मृदु ऊतक से जो पौधे की पत्तियां होंगी, जो पौधों में फल लगेगा, जो फूल होगा, वो सब का सब जो मुलायम वाला हिस्सा होगा वो किससे बनेगा, मृदु ऊतक से। और जो हल्का कठोरता प्रदान करे, है ना, तो उसे किससे बना होगा, स्थूल कोण ऊतक से। और जो मजबूती प्रदान करे वो किससे बना होगा, दृढ़ ऊतक से। तो बेसिक चीज है, ये आप समझ गए होंगे। और इसी के रूपांतरण से इसका निर्माण हो जाता है। जैसे अगर आप देखिए तो नारियल वारियल में देखिए, पहले मुलायम रहता है, फिर धीरे धीरे वही हिस्सा टाइट हो जाता है। तो जो मृदु ऊतक होता है धीरे धीरे स्थूल कोण ऊतक में परिवर्तित होने लगता है। चलिए अब आगे समझते हैं। इसी प्रकार पौधों में जटिल ऊतक पाया जाता है। जो जटिल ऊतक होता है वो 2 प्रकार का था, हम लोगों ने देखा था। एक आपने लिखा था जाइलम और एक आपने लिखा था फ्लोएम। चलिए समझ लेते हैं जाइलम क्या है। जाइलम जो होता है ये करता क्या, पहले समझो। जा से जाइलम, जा से जड़, और फा फ्लोर, फ्लोर फ्लोएम, ऐसे दिमाग में याद रखिए। तो जो जाइलम होगा वो जड़ से खनिज, लवण, पोषक तत्व इन सब को पकड़ के ले जाएगा, पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाएगा। क्योंकि मैंने बताया है ना कि पौधे जो अपना पोषण होगा वो किस विधि के द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसके लिए उन्हें चाहिए क्या, विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण और जल। और पौधा ये सब कहाँ से लाएगा, तो जमीन से लेके आएगा। और उसे पहुंचाने का काम जिस नलिका के द्वारा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइलम। तो जाइलम क्या होता है आप समझ लिए होंगे। जाइलम का काम क्या है, जितने भी पोषक तत्व हैं, जितना भी जल है, खनिज, लवण है, ये सब का सब जड़ से पौधे में विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। तो याद कर लेंगे, जा से जाइलम, जा से जड़,
तो जड़ से सब सामान ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा? जाइलम। और जब ये सारा सामान पौधे की पत्तियों तक पहुंच जाएगा, खनिज, लवण, पोषक तत्व, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और क्या बनेगा? ग्लूकोज। और बाहर क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन। ग्लूकोज बनने का मतलब यह हुआ कि पौधे में भोजन बन गया। जब पौधे की पत्तियां भोजन बना लेंगी तो पत्तियां ही भोजन करके नहीं सो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि पत्तियों में जो बना भोजन है वो पौधे के विभिन्न हिस्सों को चाहिए। जड़ को भी तो भोजन चाहिए, तनों को भी तो भोजन चाहिए, है ना? पौधे के हर एक हिस्से को भोजन चाहिए और भोजन बना कहाँ है? पत्तियों में। तो अब पत्तियों में बना भोजन पौधे के विभिन्न हिस्सों तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, यानी फ्लोर में बना आइटम हर जगह जाएगा। तो फ्लोर से चीज़ों को हर जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी, यानी मैं यार फ्लोर क्या बोल दे रहा हूँ, हो बस याद रखो यार, बस कुछ भी, है ना? तो इसका मतलब जो ऊपर बना है, ऊपर वाले हिस्से से हर एक जगह तो सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऊंचाई पे चले जा रहे हैं ना, तो यानी ऊपर से नीचे तक ले जाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। तो फ्लोएम का काम क्या है? पौधे में बनने वाला जो भोजन है, भोजन, पौधे में जो भोजन है विभिन्न जगहों पे पहुंचाना, है ना? तो फ्लोएम का कार्य का अगर मैं लिखाता तो अच्छा था, लेकिन अब आप लिख लीजिएगा, अपने से स्टार बनाइएगा और लिख लीजिएगा कि फ्लोएम के द्वारा पौधे में या पौधे की पत्तियों में बनने वाला भोजन पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। लिख लेंगे, यही रिपीट करके सुन लेना, लिख लेंगे। जाइलम क्या करता है? जड़ से पोषक तत्वों को, जल को, खनिज लवण को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचा देता है। तो जाइलम जड़ से, फ्लोएम फ्लोर, ऊपर से नीचे तक। क्लियर आ रहा होगा? उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जानते हैं जाइलम के द्वारा पानी, खनिज, लवण ये सब किस विधि के द्वारा ऊपर आ जाते हैं? हम आगे पढ़ाएंगे आपको तो अच्छे से बताएंगे, पर यहाँ पर ऐसे ही बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत मोटा माटी ऐसे ही, कि एक होती है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ठीक है, तो और एक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो जब ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो इससे पानी वाष्पोत्सर्जित होकर ऊपर जाने लगता है ना? पानी वहाँ चाहिए, सॉरी यार, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होगी तो वहाँ जल चाहिए ना? ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं पता नहीं क्या क्या बक रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है लग रहा है। देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऊपर ऑक्सीजन निकलने के लिए जब उसमें छिद्र खुलता है तो साथ साथ जल भी वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसी क्रिया को हम बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। यानी जो जाइलम की नलिका पूरी पत्ती तक गई थी ऊपर, वहां पे जड़ से जल चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गया और वहां वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लगातार होती रहती है, जिससे दाब के अंतर के कारण लगातार नीचे वाला जल कहां चला जाता है? ऊपर। तो इसका मतलब इसमें एक क्रिया ऐसी होती है जो नीचे से जल को ऊपर तक ले जाने का कार्य करती है, वो कौन सी होती है? वाष्पोत्सर्जन। और इसी प्रकार एक गुण होता है केशिकात्व का गुण। जैसे मान लीजिए अगर हम पार्ले बिस्किट को ऐसे पानी डुबो देते हैं तो देखो पूरा ऊपर तक भीग जाता है ना? कैसे ऊपर चढ़ जाता है? कोई रुमाल पानी में आधी डुबो दीजिए, पानी पूरा ऊपर तक चढ़ जाएगा। इसी गुण को बोलते हैं केशिकात्व का गुण, है ना? तो इसी प्रकार छोटी छोटी नलिकाएं, यानी केशिका के समान छिद्र वाली नलिका को ही, केस माने बाल, बाल के समान छिद्र वाली नलिका को ही हम बोलते हैं केश नली। तो ऐसे ही पौधों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उन्हीं नलिकाओं से पानी ऊपर तक चढ़ गया। तो पौधों में जाइलम के द्वारा ऊपर पानी जाने की क्रिया दो प्रक्रमों से होती है, पहला वाष्पोत्सर्जन और दूसरा केशिकात्व, ठीक है ना? तो बेसिक है यार, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ये दोनों क्रिया जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? नलिकाओं के द्वारा हो रही है, नलियों के द्वारा हो रही है ना? दो नली है, एक है जाइलम और एक क्या है? फ्लोएम, है ना? और इससे बार बार क्या हो रहा है? खनिज, लवण, जल और जो भोजन बने हैं वो ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, है ना? कोई नीचे सामान आ रहा है, कोई सामान ऊपर जा रहा है। तो इस प्रकार के ऊतक जो नलिकाओं के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, उन्हें बोलते हैं वैस्कुलर ऊतक। क्या बोलेंगे? वैस्कुलर ऊतक। संवहनीय ऊतक, वहनीय ऊतक, है ना? ये चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, नलिकीय ऊतक हैं ये। सॉरी, नलिकीय मतलब समझ रहे ना, नलिका के समान टाइप वाले। तो वैस्कुलर ऊतक किसे कहते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर ऊतक। यार ना, इतनी लग रही है गर्मी कि अपना दिमाग काम करना कर दिया है बंद। और आजकल 3-4 दिन से मतलब कुछ इतनी गर्मी हो गई कि मतलब फैन बाकी काम किसी काम का नहीं है, बस गर्मी लगे पड़ी हुई है। तो चलिए ठीक है, हमें लगता है कि क्लास यहीं पे रोकनी चाहिए। और मज़ेदार बात क्या है कि हम लोगों ने गर्मी सहते सहते
और इतना पढ़ते पढ़ते ऊतक का ये बेसिक हिस्सा समाप्त कर लिया। आप टेंशन लीजिए, इसमें जो भी सवाल आएंगे आप कर लेंगे। ऊतक आसान टॉपिक है। अब आपका सिर्फ एक हिस्सा बाकी है, जंतु ऊतक, और उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए आपको लग रहा होगा इससे क्या क्वेश्चन आएगा, हम नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे भाई। कहेगा पौधे में बनने वाला भोजन किसके द्वारा पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है, तो फ्लोएम के द्वारा, है ना। पौधों में किसके द्वारा खनिज, लवण, पोषक, जल ये सब ऊपर तक आता है, जाइलम के द्वारा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर नहीं पाएंगे आप लोग, आराम से कर लेंगे भाई, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। आपसे पूछेगा बताइए ऊतक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, पितामह किसे कहते हैं, आप बता लेंगे। किसे बताएंगे, मालपीगी साहब थे, याद है कि नहीं याद है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना आए, जो बेसिक चीजें हैं वो बता सकते हैं। मृत ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो मृत हो सकती हैं, परमानेंट वाली हमने बताया था, है ना। जो विभाज्योतकी होती है वो तो नहीं होगी, हमने बताया था विभाज्योतकी वाली हमेशा जो कोशिका भित्ति होगी पतली होगी, उसकी कोशिका भित्ति क्या हो सकती है, स्थायी वाले की मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। इसका आकार बदल सकता है, गोल हो सकता है, अंडाकार हो सकता है कि नहीं, और बदल सकता है, बहुकोष्ठी हो सकता है, लेकिन इसका जो आकार होगा वो फिक्स होगा। इसका मतलब किसका, स्थायी वाले का। बेसिक है यार। तो ऊतक किसे कहते थे याद है, ऊतक बेसिकली क्या था, कोशिकाओं का एक समूह था जिनकी उत्पत्ति, रचना, कार्य सब एक समान हो, उसे अपन लोग क्या बोला करते थे, ऊतक। तो आज हम लोगों ने क्या समाप्त किया है, पादप ऊतक। चलिए ठीक है, घर पे पढ़िए, थोड़ा अपने से भी मेहनत करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, किताबों को अच्छे से पढ़िए, है ना। तो चीज़ें अपने आप बेहतर होंगी। जब तक आप बेहतर करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक बेहतर कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। और आप अपनी बेहतरी खुद करेंगे, ना हमारे समझाने से आपका बेहतर होगा, ना बताने से, ठीक है। और किसी के मोटिवेशनल बातों से, मोटिवेशनल लेक्चरों से किसी का कुछ उखड़ता ना है बच्चा। कब तक आप दूसरों को देख के मोटिवेट होंगे, है ना। आप अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन लाइए। कब जाएंगे किसी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, देख के आप कहेंगे हम मोटिवेट हो जाते हैं, किसी और बंदे से कोई बात सुन के मोटिवेट हो जा रहे हैं, नहीं। अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो थोड़ा आप बेहतर करिए तो बेहतर होगा, है ना। वो बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा ना आएगा, अपना टाइम आता होता नहीं है बच्चा, अपना टाइम लाएंगे हम लोग, तभी अपना टाइम आएगा। लग के पढ़िए। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा प्रयास करें, और हो सकता है कि हम पॉलिटी, ज्योग्राफी या बाकी जो भी जीएस के पोर्शन हैं, जो कुछ मुझसे होगा हम सब धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बस कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।